धर्म, साइंस और धर्म जो है वो कि हम साइंस को कंप्लीटली हम नहीं परे रख सकते, बिकॉज साइंस इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस। साइंस जो है वो हमने ही क्रिएट करा है, हमने ही उसे एक वॉइस दी है, एक जो है रिकॉर्ड्स हमारे मेंटेन हो रहे हैं साइंस की वजह से। सो साइंस को लेकर चलना जरूरी है। हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम सबने सुना है कि क्या हुआ था अकॉर्डिंग टू साइंस। एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था, कुछ भी नहीं था वहां पर, और बड़ा सा एक विस्फोट हुआ था, और वहां से फिर जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट होने लगी बहुत रैपिडली, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए, और एक्सप्लोजन्स में फिजन और फ्यूजन, ये सारी चीजें होते होते सृष्टि का निर्माण हुआ। एंड यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि 15,000 मिलियन ईयर्स लगे हमें यहाँ तक पहुंचने में, जहाँ की ह्यूमन बीइंग्स या हम जिस तरह से रह रहे हैं वहां पर हम पहुंचे। तो ये था साइंस का। और इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है। साइंटिफिकली हम कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ ये देखें, ये समझें, क्योंकि जो हमारे अब यहाँ पर भी मैं एक माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मैंने धर्म जो जन्म से मेरा धर्म है वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा ज्ञान है। इसीलिए मैं उसके जो कॉरोलरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर अगर और किसी धर्म के लोग हैं तो आई एम सॉरी, मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, बिकॉज ऑफ विच मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी हम सबने देखी है कि कैसे हम चिंपैंजीज या एप्स से हम एवोल्यूशन करते करते ह्यूमन बीइंग्स बने हैं। और ये सब कुछ जो है ये साइंस में हमने देखा है, साइंस में हमने पढ़ा है, हमारे बायोलॉजी में, हमारे जो हिस्ट्री के किताबों में हमने पढ़ा है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये निर्माण जो है ये शास्त्रों के या धर्म के हिसाब से जो निर्माण हुआ है वो उसका एक पिक्टोरल रेफरेंस है, जहां पर कि विष्णु जो थे वो ही वॉज जस्ट लाइंग, और वो ड्रीम कर रहे थे, और उन्हें ड्रीम में आया कि उन्हें सृष्टि का सृजन करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। और इस ड्रीम के दौरान ही उनके नाभि में से एक लोटस स्टेम निकला, और वहां पर ब्रह्मा जी जो है वो उन्होंने जन्म लिया। और ब्रह्मा जी अपने आप को वहां पर अकेले पाकर थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने ये मैसेज समझा कि मुझे क्रिएट करना है, और उन्होंने क्रिएशन स्टार्ट करी। इसका भी पूरी स्टोरी है कि कैसे उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनातन, और वो नाम मैं भूल जाती हूँ सारे नाम। तो वो 4 पुत्रों को जन्म दिया, पर उनका हेल्प चाहिए था उन्हें क्रिएट करने के लिए, पर वो एज यूजुअल बच्चे सुनते नहीं है माँ बाप की, तो वो बोले कि नहीं, हमें नहीं आपको हेल्प करना। एंड वो लोग वहां से तपस्या करने निकल पड़े। फिर उन्होंने और भी बच्चे क्रिएट करे, और फिर सरस्वती को क्रिएट करा। सरस्वती एक्चुअली ब्रह्मा की पुत्री है, लेकिन सरस्वती की सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी जो है उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई, और वो उन्हें परस्यू करने लगे एज अ कॉन्सोर्ट, जैसे भार्या की तरह उन्हें परस्यू करने लगे, जिसकी वजह से सरस्वती जी को बहुत अजीब लगा, और वो वहां से उठकर चली गई। और फिर ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलती कर दी, और फिर उन्होंने सब कुछ बंद करा वापस से, और फिर से वापस निर्माण करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करा, जहां पर उन्होंने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। और मनु शत्रुपा के मिलन से जो है वो दुनिया आरंभ हुई, और उनके 2 पुत्र थे, और उनकी शादी किसी और से हुई है। दिस इज द वे जो है सृष्टि का सृजन हुआ। और स्पिरिचुअली भी ये ऐसा सिमिलर स्टोरी है कि नथिंगनेस था, कुछ भी नहीं था वहां पर, कुछ भी, एवरीथिंग वाज स्टिल, कुछ भी नहीं है। और फिर जो वहां पर जो कॉन्शियसनेस नथिंगनेस की थी वो बोर हो गई, और बोरियत महसूस करने लगी, तो उसे लगा कि नहीं, मुझे क्रिएशन में आना है। तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और नथिंगनेस से जो
क्रिएटिव फोर्सेस हैं वो जो मूव करने लगे, और वहां से हिरण्यगर्भ का निर्माण हुआ, और हिरण्यगर्भ से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली या धर्म के अनुसार जो स्टोरीज हैं या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मोर और लेस सेम है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है, वहां पे पात्र अलग है, वहां पे जो कैरेक्टर्स है वो अलग है, लेकिन मोर और लेस सारी की सारी स्टोरीज जो है वो सेम है। कैसे क्रिएशन हुआ, और जैसे मैंने कल भी बताया था कि सोर्स जो है वो फ्रैगमेंट होकर अलग अलग पार्टिकल्स में पहले बट गया, उसके बाद ये जो सृष्टि का निर्माण स्टार्ट हुआ। तो अब आप पूछेंगे ठीक है, अब ये सृष्टि का की तो बातें, अब ये भी स्लाइड देखना जरूरी है सबको, क्योंकि ये जो एवोल्यूशन थ्योरी है ये डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी है। और देखिए आप, उन्होंने साइंस के हिसाब से कैसे एवोल्यूशन की थ्योरी बताई है, और हमारे वेद पुराणों में जो विष्णु अवतार है वो किस तरह से उनके अवतार आए हुए हैं। सो इतना ज्यादा कोइंसिडेंस जो है वो हो नहीं सकता, और ये जरूरी है हमें मानना कि ऑल्दो धर्म जो है वो मिसलीड भी करता है, जैसे स्पिरिचुअलिटी भी कभी कभी मिसलीड करती है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जानना जरूरी है कि कैसे साइंस और धर्म और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चलते हैं, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों का लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। सो यू कैन सी कि कैसे लिविंग इन वाटर फिश, एम्फीबियन, बोर, हाफ मैन हाफ एनिमल, फिर जो ड्वार्फ, उसके बाद होमो इरेक्टस, और फिर होमो सेपियंस, किस तरह से हमारा जो है अवतारों का सिलसिला चला, और वहीं पे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम और राम। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे जब मैंने देखा था इसे, सो मैंने बोला मैं शेयर करती हूँ सबके साथ। इनकारनेशन, जब हम इनकारनेशन में आते हैं, जब हम मेरा वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? इज देयर अ प्रॉब्लम? नहीं स्नेहा जी, परफेक्ट है, क्लियर है मैम। तो सोल फ्रैगमेंटेशन किसी ने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। जब सोर्स ने डिसाइड किया था कि चलो भाई अब मुझे है ना बोरियत हो रही है, मुझे कुछ नया करना है, तो अपने आप के अंदर से उन्होंने फ्रैगमेंट्स, सोर्स ने फ्रैगमेंट्स अपने आप, इट्स डिवाइडिंग, जैसे आप एक पिज्जा को स्लाइस करते हो खाने के लिए, तो दैट इज व्हाट हैपेंड। सोर्स ने अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करा, फ्रैगमेंट करना स्टार्ट करा, ताकि वो अपने आप में एंटिटीज बननी स्टार्ट हो। और वो फ्रैगमेंट्स, कोई फ्रैगमेंट्स थोड़े सोर्स के ज्यादा करीब थे, कोई बाहरी लेयर्स पे से थे। तो जो सारे फ्रैगमेंट्स ज्यादा करीब थे सोर्स के, तो वो लोग जो है वो गाइड्स बन गए, वो स्पिरिट गाइड्स बन गए, वो मेंटोर्स बन गए। और जो बाहरी सतहों पर से निकले थे, दो फ्रैगमेंट्स निकले थे, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो हम लोग सीखते हैं, हम लोग वो करते हैं। फिर फ्रैगमेंटेशन होने के बाद बहुत सारे मिलियन ईयर्स एज फ्रैगमेंट्स हमने वहां पर जिंदगी बिताई, और फिर वहां पर सब कुछ वन नोट, सिर्फ जॉय, कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। जैसे मैंने कल बताया कि अगर किसी बच्चे को आप सिर्फ मीठा खाना देंगे तो उसे किसी और स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो वहां पर जब हम लाइट बीइंग्स होते हैं, हमें सिर्फ जॉय, सिर्फ हैप्पीनेस और सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस जो है वो फील होते हैं, हम पूरे के पूरे जॉयस होते हैं। तो हमें लगता है कि क्या जिंदगी है, बहुत बोरियत वाली जिंदगी है, कोई मजा नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है। और इसकी वजह से फिर अर्थ स्कूल जो है वो डिजाइन होना स्टार्ट हुआ। और जो अर्थ प्लेन है या पृथ्वी है वो एक स्कूल की तरह है फॉर लाइट बीइंग्स। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम आकर सीखते हैं, हम आकर एक्सपीरियंस करते हैं, हम आकर देखते हैं कि कैसा होता है, कैसा लगता है जीने में, कैसा लगता है दुख अगर होंगे जिंदगी में, कैसा लगता है अगर तकलीफें होंगी जिंदगी में, क्योंकि वहां पर हमारे पास सिर्फ खुशी ही खुशी है। और आई एम श्योर ये बात सुनकर आप लोग सबको लग रहा होगा कि जब खुश थे, जब अच्छे थे, जब सब कुछ अच्छा था, तो यहाँ पर क्यों आए दुख झेलने के लिए? क्योंकि जब हम दुख में होते हैं, जब हम स्ट्रगल्स में होते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हम कैसे उन स्ट्रगल से निकले। तो आज ये सारा क्लियर हो जाएगा। अर्थ जो है या अर्थ प्लेन्स जो है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेन्स हैं जहां पर हम अपनी एजुकेशन के लिए जाते हैं एज लाइट बीइंग्स, लेकिन अर्थ या पृथ्वी जो है वो हमारा फेवरेट स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर जो पोलैरिटी, जो डुअलिटी हमें अच्छा बुरा, सही गलत और इन सारी चीजों का मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता।
सो ये फेवरेट स्कूल है हमारा लाइट बीइंग्स का, और ये हमारी चॉइस है यहाँ पर आना। यहाँ पर किसी ने हमें ढकेला नहीं है, किसी ने हमें बोला नहीं नहीं ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हम चूज करते हैं, हम अपने स्पिरिट गाइड्स को बोलते हैं जाकर कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है वहां पर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जगह लगती है, बहुत नई नई चीजें होती है वहां पर, मुझे जाना है वहां पर, मुझे वहां पर जाकर सीखना है, बिकॉज वी आर सो जॉयस। हम पूरे के पूरे जो वननेस में है, और हमें ऐसा लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, वी आर केपेबल ऑफ, हमको ऐसा लगता है हम बस जाएंगे एक लाइफ में, हम सब कुछ सीख के और हम वापस आ जाएंगे। और उसी मंशा से हम जाकर अपने स्पिरिट गाइड्स को बोलते हैं कि हमको जाना है। एंड स्पिरिट गाइड्स हमें 10 बार 15 बार पूछते हैं, आर यू श्योर आपको जाना है, आर यू श्योर आपको जाना है। और हम इतने जॉयस होते हैं हमको, बिकॉज वहां पर एवरीथिंग इज पॉसिबल, हमारे लिए सब कुछ इतना ज्यादा इजी होता है, सब कुछ इतना पॉसिबल होता है कि हमको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पे आना है। और हम फिर अपने स्पिरिट गाइड्स को बोलते हैं ठीक है हमें आना है। तो फिर हम अब स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं कि अब आपको जाना है, तो देयर आर सर्टेन रूल्स। हम कुछ रूल्स हैं जो आपको वहां पर फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ नियम हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, और आपको अपने लेसन्स जो है वो क्या सीखने हैं वहां से जाकर, वो भी आपको खुद को डिसाइड करना है। तो फिर हम वहां पर एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें लव, सेल्फ लव सीखना है, या वननेस सीखना है, या कंपैशन सीखना है, या ऐसी सारी लिस्ट हम बनाकर रेडी करते हैं और अपने स्पिरिट गाइड्स को सबमिट करते हैं कि ये सारी चीजें हमें सीखनी है आप अर्थ प्लेन में जाकर या पृथ्वी पर जाकर। तो उसके हिसाब से जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी पहली जिंदगी को डिजाइन करने में, कि ये सारे लेसन्स आप सीख पाओ। तो उस हिसाब से हम आपके लाइफ में थोड़ी सी डिफिकल्टीज डालते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स डालते हैं, थोड़े से स्ट्रगल्स डालते हैं, ताकि आप इन सारे स्ट्रगल्स को जीते जीते इन सारे लेसन्स को सीख पाओ, एक्सपीरियंस कर पाओ। और वो सारे के सारे जो भी माइलस्टोन्स हमने अपनी लाइफ में डाले, या जो भी इंसिडेंट्स हमने अपनी लाइफ में डाले, वो सारी की सारी हमारी रजामंदी से, हमारे लाइक इट इज ऑल आवर चॉइस, हमने सब कुछ डिसाइड करा कि हमें ये चीजें डालनी है। और फिर वो जब लाइफ डिजाइन हो गया तो स्पिरिट गाइड्स ने बोला कि अब आपको हम रूल्स बताते हैं। क्या रूल्स हैं? तो वो रूल्स तक ये जो है वो इनकारनेशन के रूल्स हैं। सो हम जो है, हमें आप ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए आप सबको समझा रही हूँ कि हमें एक पूरा व्हाइट कलर का रोब दिया जाता है, और हमें कहा जाता है कि ये व्हाइट कलर का रोब आपको दिया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कर्मों का दाग नहीं लगना चाहिए। और आप नीचे जाओ, अर्थ प्लेन पर जाओ, और अर्थ प्लेन से जब वापस आओगे तो ये एज इट इज पूरा का पूरा सफेद होना चाहिए, और जैसा हमने आपको दिया था हमें वापस वैसा ही चाहिए। सो ये रूल होता है। और फिर आपको यहाँ की जिंदगी के बारे में या यहाँ के लाइट बीइंग होने के बारे में सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। आपको व्हील ऑफ एमनीशिया दिया जाएगा कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि आप लाइट बीइंग हो, आप सोल हो, आप सोर्स से जुड़े हुए हो, क्योंकि वहां पर जाकर आप फिर पूरी तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे, और आपको ये लगेगा कि हम सिर्फ हॉलिडे के लिए जा रहे हैं और हमें वापस अपने घर जाना है। सो आप पूरा सब कुछ भूल जाओगे और आपको ये लगेगा कि वही रियलिटी है। तो वो व्हील ऑफ एमनीशिया जो है वो बता देंगे। और इसके साथ साथ अब रूल्स दे दिए तो हम थोड़े से डर गए कि अरे भाई ये तो डिफिकल्ट रूल्स हैं थोड़े, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं देखो, हम हमेशा आपके आसपास रहेंगे और आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे, लेकिन आपकी डिसीजंस में हम कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने हमें जो फ्री विल का गिफ्ट दिया। फ्री विल का गिफ्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को दिया जाता है, ये किसी के पास नहीं होता, सिर्फ हमारे पास होता है। और फ्री विल के ऊपर किसी भी एंटिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई भी एंटिटी जो होती है, यहां तक कि सोर्स, आप सोचेंगे विष्णु भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, अल्लाह हो, जीसस क्राइस्ट हो, उनके ऊपर, उनके पास बुद्ध हो, महाअवतार बाबा जी हो, जितने भी पावर्स हैं उनके पास, लेकिन वो मेरे या आपके फ्री विल में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये कंप्लीटली हमारा डिसीजन है कि हमारी जिंदगी के साथ हमें क्या करना है, हर एक पड़ाव में, हर एक मोड में हमें क्या करना है। और इनकारनेशन जो होता है, अब ये मैं समझाऊं आपको कि हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पृथ्वी में हैं
पृथ्वी पे बैठे हुए हैं, बातें करें एक दूसरे से, लेकिन भगवान का जो घर है वो कहीं दूर है, कहीं अलग जगह पर है। ऐसा नहीं होता है। हम उस सोर्स का ही हिस्सा है, इस सोर्स के अंदर हम जी रहे हैं, सोर्स के अंदर जो है हमारी जिंदगी चल रही है, हमारे चारों तरफ सोर्स को हम फील कर सकते हैं। सो इनकारनेशन हमें अपने इंटरनल होम से अलग नहीं करता, सिर्फ उसे देखने की शक्ति जो है हमारी बंद कर देता है। और आई होप ये क्लियर है, अगर नहीं है तो प्लीज आप हैंड रेज करके मुझे पूछें कि कैसा होता है, क्या होता है। और होता क्या है, जब फर्स्ट लाइफ हम आते हैं यहाँ पर, व्हील ऑफ एमनीशिया होता है, हमें ऐसे लगता है कि जब हमने जन्म लिया तो यही जिंदगी है, और हम भूल जाते हैं कि हम लाइट बीइंग्स हैं, हम जॉयस बीइंग्स हैं, और अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट करते हैं। और वहां पर फिर कर्मों का दाग लगना स्टार्ट होता है। हम कोई ना कोई यहाँ की ब्यूटी, यहाँ के जो फैसिलिटीज हैं, और यहाँ जो हम एंजॉय कर सकते हैं, या यहाँ पर जो गलतियां कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो व्हाइट रोब हमें दिया गया है उसमें 2-4 स्पॉट्स लगने लग जाते हैं। और फिर वो 2-4 स्पॉट्स जब लग जाते हैं और फिर हमारी लाइफ एंड होती है, तो हम जाते हैं और बोलते हैं यहाँ देखो हमने आप तो कंप्लीट करके हम आ गए अपना काम। हमारे स्पिरिट गाइड्स को बोलते हैं, तो स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं नहीं 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 नहीं, काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये देखो 3-4-5 स्पॉट्स आपके रोड पर लगे हुए हैं, तो इनको साफ करने आपको फिर से जाना पड़ेगा। और फिर वहां पर हम अगेन वी आर इन अ जॉयस स्टेट, इन अ कंप्लीटली वननेस के स्टेट में, बोले यस यस में एक ही लाइफ में हम अपनी सारी की सारी चीजें जो है वो साफ करके वापस आ जाएंगे। और फिर हम वापस से एक लाइफ डिजाइन करते हैं बेसिस ऑफ लास्ट लाइफ जो हमने अपने कर्म किए हैं और उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना है। इस तरह से हम एक और लाइफ डिजाइन करते हैं। फिर वही होता है, यहाँ आकर सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, हम वापस से यहाँ के प्लेन की मदहोशी में गलतियां करते हैं, कर्म क्रिएट करते हैं, और वो 4-5 दाग धुलने की बजाय और 10-15 दाग लग जाते हैं। एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन, जब तक आप यहाँ पर ही रियलाइज ना करें कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है और क्या काम करना है, तब तक ये सिलसिला आपका चलता रहता है। इनकारनेशन जो होता है, या जो हम जन्म लेते हैं, हम सब कुछ तय कर आते हैं। हम अपने माँ बाप को चुनते हैं, माँ बाप भी हमें चुनते हैं, लेकिन चॉइस सबसे पहली हमारी होती है अपने माँ बाप को चुनने की। माँ बाप का ऐसा होता है कि माँ बाप ये कहते हैं कि हमें इस तरह के बच्चे चाहिए जो हमें ये सारी चीजें सिखा सके। लेकिन द लास्ट चॉइस इज माइंड। अगर मैंने ये डिसाइड करा कि ठीक है, मुझे जो जो लेसन्स अपनी लाइफ में लर्न करने हैं वो इस माँ बाप के साथ मेल खाते हैं, और इस माँ बाप के साथ मेल खाते हैं, इस माँ बाप के साथ मेल खाते हैं, लेकिन एंड में चॉइस मेरी होती है कि किस पेरेंट को मैंने चुना। सो फर्स्ट जो चॉइस होती है वो बच्चे की होती है आपको चुनने की, रादर देन आपकी। तो आप ये ना सोचे कि आपने अपने बच्चों को क्रिएट करा है, वैसा नहीं होता है। और सारे जो इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं हमारे, वो सब कुछ हमने चूज करे हैं, हमने अपना नाम तक खुद चूज करा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपने सबने सुना होगा ये नाम, जहां पर हमारे जो जिंदगियों का लेखा जोखा और जो हम करते हैं वो सब कुछ उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स पर मेरी जिंदगी में इस बार मेरा जो लेखा जोखा है वो स्नेहा गोयनका के नाम से लिखा जाएगा, जो मेरा मेडन नेम है, जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है। इस नाम से मेरी ये लाइफ जो है लिखी जाएगी, और ये नाम हम खुद चुनते हैं। हम खुद, आपने सुना होगा कि सरस्वती बाजती है जब नाम बोला जाता है बच्चों का, तो सरस्वती नहीं है वो, हम खुद अपने माँ बाप को या अपने जो रिश्तेदारों को डायरेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट माय नेम शुड बी, और यही मेरा नाम होना चाहिए। ये बहुत ही सटल लेवल पर, और आपको सरप्राइजिंग लगता होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल है क्योंकि मैंने कल जैसे बताया था कि 8 घंटे की निद्रा जो होती है हमारी, वहां पर बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं जो हमें रियलाइज नहीं होते कि ये चलते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं हमारी जिंदगी में, शादी हो, या अगर अनटाइमली किसी की डेथ हो, या बेबीज होना हो, या सारे के सारे माइलस्टोन्स, या कोई स्ट्रगल हार्डशिप आना हो, कोई फाइनेंशियल ट्रबल आना हो, ये सब कुछ हमने पहले से डिजाइन करा है। जितने स्ट्रगल्स हमारी लाइफ में आए हैं, जितने प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आए हैं, वो सब हमने ही डिजाइन करा है। और हम कैसे मरते हैं ये हमने चूज करा है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमारी जिंदगी में हमने पहले से प्लान करा हुआ है।
सो अब आप बोलेंगे कि अब पहले से प्लान करा हुआ है तो व्हाट्स द यूज ऑफ लिविंग, क्या फायदा है, सब कुछ तो प्लान्ड है। किसी ने हैंड रेज किया है, नीता जी, इफ इट्स अ वैलिड हैंड रेज प्लीज अलाउ हर। आप म्यूट हैं। आप म्यूट पे हैं। आप अभी क्वेश्चन देंगे क्या स्नेहा जी? हाँ, बिकॉज दिस हैज टू बी क्लियर, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना जरूरी है। हाँ, तो जिया जी पहले वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए जिया जी। हाँ जिया जी, हाँ पूछिए। मैम यदि सब कुछ पहले से है तो हम जो वरीज करते हैं, जो सडनली हम चीजों को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमको वरीज करने की कोई नीड ही नहीं है, एवरीथिंग प्री डिसाइडेड रहता है। एग्जैक्टली हमें प्री डिसाइडेड जो है वो कहते हैं, हम उस पे कैसे रिएक्ट करेंगे वो प्री डिसाइडेड नहीं रहता है, वो हमारी फ्री विल का चॉइस रहता है। सपोज मैं अपनी जिंदगी से एक एग्जांपल दूं आपको कि मैंने जैसे शेयर किया था कल कि मुझे बेबीज नहीं हुए, मुझे फर्टिलिटी का प्रॉब्लम था और मुझे बेबीज नहीं हुए, तो मेरे पास यहाँ पर बहुत जिंदगी को लेकर आगे बढ़ने के, मैं पूरी जिंदगी रोकर बैठ सकती थी कि मुझे बच्चे नहीं हुए, मैं अभागी हूँ, मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, और आई कुड हैव क्राइड, और मैं जिंदगी भर उस चीज को लेकर बैठ सकती थी। और दूसरा चॉइस था कि मैंने उसके रीजंस ढूंढना स्टार्ट करे, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वैलिड रीजन होगा, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि भगवान पनिशमेंट नहीं देते, कोई भी भगवान ऐसा नहीं होता है जो पनिशमेंट देता है। अगर भगवान पनिशमेंट नहीं देते तो कुछ ना कुछ मैंने ही किया होगा जिसकी वजह से मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। और इसके साथ मैंने ये जो जर्नी है मेरी स्टार्ट करी, और आंसर्स पे आंसर्स मुझे मिलने लगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मैंने चूज करा था कि मुझे नहीं इस बार बच्चे करने हैं, और बहुत सारे पिछले जो है कर्म वो कैसे मैंने नलिफाई करे इन सारी चीजों को, ये सह कर अपनी जिंदगी में। चॉइसेस हमेशा हमारे होते हैं। ये अब अगर इस जिंदगी में भी मैंने चूज करा होता कि नहीं मुझे रोते हुए अपनी जिंदगी को बिताना है, तो वहां पर कोई इंटरफेयर नहीं करता, कोई स्पिरिट गाइड मुझे आकर नहीं बोलता कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि इट इज माय चॉइस, ये मेरी चॉइस है, मेरी जिंदगी है, ये फ्री विल का चॉइस है कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है कोई भी सिचुएशन जब आता है। सपोज आपकी लाइफ में कुछ ऐसी, सपोज किसी के माँ बाप की अकाली मृत्यु हो जाती है, जब वो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, 19-20 ईयर्स के होते हैं, जब प्रिपेयर नहीं होते लाइफ के लिए, और उनके मम्मी पापा की मृत्यु हो जाती है, तो अगेन उनके पास दो चॉइसेस होते हैं कि वो जिंदगी भर इस जो है इसमें निकाल दें कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, और मैं जीना नहीं चाहता, मैं इट्स बेटर दैट आई डाई बिकॉज हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर मी, कौन मुझे मेरी देखरेख करेंगे और ये सब करेंगे, और या तो वो इस चीज से सीख लेकर और आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी जो है वो आगे जीते हैं। सो यहाँ पर जो है ये फ्री विल का चॉइस हो जाता है। इंसिडेंट्स हमने डिजाइन करे हैं, लेकिन उस इंसिडेंट पे हम कैसे रिएक्ट करेंगे ये किसी का कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ हमारी फ्री विल का चॉइस है। आई होप आई एम क्लियर। और लेना है क्वेश्चन स्नेहा जी? यस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना जरूरी है। हाँ मंजूषा जी बोलिए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I just want to ask one thing. Ma'am, you said in last slide we are given the gift of free will. तो मैम थोड़ा सा आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्री विल भी मतलब किस टाइप से हमारे पास फ्री विल है, बिकॉज हम तो मैम होल वर्ल्ड पे आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं दे विल आल्सो हेल्प अस बट दे विल नॉट इंटरफेयर। तो मैं बस सोल प्लान में क्या मैं समझ नहीं पाई थोड़ा। गाइस जो है वो सिर्फ हेल्प करते हैं, ठीक है, वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब मैं आपको स्कूल के एग्जाम्पल में लेकर जाती हूँ। जब आप स्कूल जाते हो, आपको एग्जाम लिखना होता है, आप उसकी पढ़ाई करते हो जाकर, आपके पास यहाँ पर दो चॉइस होती है जब आप एग्जाम के लिए बैठते हो, या तो आप पढ़ाई कर वेल प्रिपेयर्ड रहो और उस एग्जाम को दो, या तो दो भी नहीं, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, या तो आप बिल्कुल भी प्रिपेयर ना करो और जाकर एग्जाम में बैठ जाओ, और या तो आप फिर सोचो कि नहीं मैं प्रिपेयर क्यों करूं, मैं छोटे छोटे चिट्स बना लूं और ले जाकर उसे एग्जाम में चीटिंग कर लूं। सो ये सारी चॉइसेस आपके पास सामने रहती है। आपको ये पता है कि मुझे एग्जाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर ये चॉइसेस में से कौन सी चॉइस आप लेंगे वो आपकी फ्री विल की चॉइस है, ठीक है। सो दैट इन लाइफ आपने डिजाइन करा कि इस
मैं जब 12 वर्ष की होंगी या 13 वर्ष की, जैसे मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो जब मैंने ये डिजाइन करा कि मेरे साथ बहुत सारा जो है इनअप्रोप्रिएट टच होगा, और बचपन से ही मुझे बहुत लोगों का इनअप्रोप्रिएट टच और हल्का बहुत सेक्सुअल अब्यूज होता आ रहा है। सो ये मैंने डिजाइन करा कि इस 6-7 साल या 8 साल की उम्र से मेरे साथ ये सिलसिला स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ये कुछ कुछ चेंजेस मेरी जिंदगी में आने स्टार्ट होंगे। अब वहां पर मेरी फ्री विल की चॉइस आ जाती है। ये डिजाइन करा मैंने, ये इंसिडेंट मैंने अपनी लाइफ में डिजाइन करा, लेकिन वहां पर मैं किस तरह से बिहेव करूंगी ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये कंप्लीटली मेरी डिसीजन है। वहां पर मैं गुस्सा, जब मैं 6-7 साल की उम्र थी, उसके बाद से जब ये सारी चीजें होने लगी मेरे साथ, तो मेरे अंदर गुस्सा, अग्रेशन और अपने आप को लड़के की तरह बनाना, लड़कों की के कपड़े पहनना, ये सारी चीजें स्टार्ट हुई करना। दैट वाज माय फ्री विल्स चॉइस। वहां पर कोई भी स्पिरिट गाइड, कोई भी जो है मेंटोर्स इंटरफेयर नहीं करते हैं। आपको जो करना है उस सिचुएशन के साथ आप कर सकते हो। और फिर जैसे जैसे बड़ी हुई, जैसे जैसे समझ आई, जैसे जैसे हम बहुत ही हाल में, लाइक 2-3 साल पहले मैंने इन सारी चीजों को हील करा। मैंने ये समझा कि क्यों मैंने ये डिजाइन करा था, क्यों मैंने ये सारी की सारी चीजें अपनी लाइफ में डिजाइन करी थी, और उसको मैंने लेट गो करा। तब तक मैं बहुत अग्रेसिव, बहुत एंग्री और बहुत ज्यादा लड़कों की तरह गालियां देना और अपने फेमिनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फेमिनिन बिहेव करूंगी तो मेरे ऊपर अटैक होगा, मुझे गलत तरीके से छुआ जाएगा, जिसकी वजह से मैंने एक एक्सटीरियर बनाया। सो ये जो बिहेवियर जो मैंने करा आउट ऑफ वो इंसिडेंट, वो कंप्लीटली फ्री विल का चॉइस था। जिस दिन मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मुझे अब ये बैगेज नहीं उठाना है अपने पास और मुझे छोड़ देना है, मुझे इसे हील करना है, मुझे जिन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया था उनको फॉरगिव करना है, उनको वननेस की नजर से देखना है। सो अगेन वहां पर भी वो फ्री विल का चॉइस था। आई कुड हैव कंटिन्यूड बीइंग एंग्री और आई कुड हैव कंटिन्यूड बीइंग अग्रेसिव पूरी जिंदगी। वहां पर कोई इंटरफेयर नहीं करता, आकर आपको नहीं बोलता कि तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें ये सही करना चाहिए। दैट इज कंप्लीटली फ्री विल की चॉइस। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's very clear now. Ma'am, one more thing I want to ask. Ma'am, जैसे आपने बताया, we choose how we die. हम प्लान करते हैं। तो मैम ऐसी सोल जर्नी हम क्यों प्लान करेंगे कि मेरा मतलब ऐसा हैपन टू माय फ्रेंड कि उसके छोटे बच्चे हैं और वो डेथ हो गई है, बड़ा फैमिली में उनकी बहुत पेन में है मैम, तो ऐसा वाला भी सोल जर्नी प्लान कर लेते हैं हम लोग? सब कुछ प्लान होता है, सब कुछ प्लान होता है और बहुत सारे रीजंस होते हैं एक लाइफ प्लान करने के लिए। वो सब्सिक्वेंट सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं हमारे सोल प्लान का डिजाइन, क्या किस किस फैक्टर की वजह से हमारा सोल प्लान डिजाइन होता है। वहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी इस बात की। एवरीथिंग इज प्लान, सिर्फ एक चीज प्लान नहीं होती है, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को सब्सिक्वेंट सेशंस में, और बाकी सब कुछ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। यस रितेश जी। Please allow Ritesh ji to unmute. Yeah. नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सब डेस्टिन्ड होता है ये तो समझ में आ रहा है। मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि डेस्टिन नहीं होता है सर। हाँ, डेस्टिन में दोनों डिफरेंस है। अच्छा, जो वही जो प्लान्ड है, वो जो कह रहे हो आप, लाइफ में कुछ जो इंसिडेंट्स प्लान है, हाँ। उसी को मैं डेस्टिनी कह रहा हूँ। डेस्टिनी नहीं है सर। डेस्टिनी जब हम कहते हैं तो डेस्टिनी किसी और ने दी है हमें, ठीक है, लेकिन जब हम प्लान करते हैं हमारा होता है। अच्छा, यानी मेरी डेस्टिनी मैंने स्वयं ने प्लान की है। यस। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं फ्री विल का यूज करके अपना फ्रेश डेस्टिनी मैं खुद क्रिएट करता हूँ। कंप्लीटली ऑल्टर कर सकते हैं अपने सोल प्लान को, पूरी तरह से अपनी ऑल्टर कर सकते हैं। सोल प्लान को ऑल्टर कर सकता हूँ, ये डेस्टिनी ऑल्टर कर सकता हूँ? डेस्टिनी मेरे हिसाब से कुछ होता ही नहीं है। डेस्टिनी जो है वो सोल प्लान को इजीली समझाने के
लिए, और ये लोगों को बहुत अजीब अटपटा लगता है सोचकर कि मेरी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं मैंने खुद ने प्लान करे हैं। ये एक्सेप्ट करना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि सब अपनी जिंदगी में सिर्फ खुशी चाहते हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी में स्मूथनेस चाहते हैं, कोई स्ट्रगल्स नहीं चाहते हैं। सो सबको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी सारी चीजें डाली है। सो डेस्टिनी मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। डेस्टिनी जब हम आ जाते हैं तो उसमें कंट्रोल जो है हमारा चला जाता है, लेकिन प्लान जब शब्द यूज करते हैं वहां पे हमारा कंप्लीट कंट्रोल रहता है। जब डेस्टिनी होता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे तकदीर खराब है, अरे मुझे ये सहना था। लेकिन अगर उस सिचुएशन में जब आप स्ट्रगल में हो, जब आप हार्डशिप में हो, आपके दिमाग में ये जहन में आता है कि ये कहीं ना कहीं अगर मैंने करा है, मेरी लाइफ में प्लान करा है, तो क्यों करा है, देयर इज अ रीजन जो मैंने ये मेरी लाइफ में प्लान करा है। और आप फिर उस रीजन को ढूंढने में लग जाते हैं कि क्या ये चीज मुझे बताना चाह रहा है, क्या ये इंसिडेंट मुझे बताना चाह रहा है, क्या ये जो भी हुआ है मेरे साथ वो मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। आप उस मनस्थिति से उसे देखना स्टार्ट करते हैं, रादर देन ब्लेमिंग कि ये ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा हो गया, और मेरा तकदीर खराब, मेरी डेस्टिनी जो है वो खराब, मैंने शायद पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे जिसके वजह से मुझे फेस करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि ये कंप्लीटली प्लान्ड है, कंप्लीटली प्लान्ड, बहुत ज्यादा इंट्रिकेट प्लान बनाकर हम आते हैं। और 7D के तरह, मतलब ये जितना सिंपली मैं आपको बता रही हूँ वो उतना भी सिंपल नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं कोई भी चीज को प्लान करने में। और जब भी आप अपने लाइफ में हार्डशिप्स में हो या स्ट्रगल में हो या बहुत प्रॉब्लम्स में हो, तो वहां पर ये जरूर सोचें कि अगर मैं यहाँ पर हूं और मैंने ही अपने आप को इस सिचुएशन में डाला है, तो कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में डाला है। ठीक है, मुझे क्या चीज दिखाई नहीं दे रही है जो इस सिचुएशन मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे देखना जरूरी है। जब जैसे ही आप ये नजरिया अपना चेंज करते हैं, वैसे आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट होते हैं, वैसे वो स्ट्रगल्स जो हैं वो एक खेल की तरह लगने लग जाता है, एक फुटबॉल मैच, एक क्रिकेट मैच की तरह लगने लग जाता है, और आप उसे एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं, रादर देन उसको ब्लेम या विक्टिम मेंटालिटी से देखना जो है वो स्टार्ट करते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे कॉन्शियसली जो है अपने फ्री विल के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मैं उसका कैसे यूज कर रहा हूं। एग्जैक्टली, यस। और ये मेडिटेशन इसमें हेल्प करता है, क्योंकि आपको अवेयरनेस दिलाता है कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हो, कैसा रिएक्ट कर रहे हो, कैसी आपकी मनस्थिति है। सो मेडिटेशन वो एक टूल है जिसकी वजह से आपको अपने बारे में अवेयरनेस मिलती है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कविता जी। कविता जी अनम्यूट करिए। वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई, तब तक मीनू जी कैन। हाँ जी, वो भी आई थिंक शी इज नॉट देयर। अनम्यूट नहीं हो रहा। नो आई अनम्यूटेड हर, वो डिस्कनेक्ट हो गई। आप नहीं आप चैट बॉक्स पर। हाँ हो गए मीनू जी, आप हो गए हेलो। हाँ या। नमस्ते मैम। मैं ये कह रही थी हम लोग अपनी एज भी उसी हिसाब से डिसाइड करके आते हैं। यस, एज भी डिसाइड करके आते हैं, लेकिन हमारे पास ये पावर है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एज कैसे चेंज कर सकते हैं? आप अपने पावर ऑफ थॉट से चेंज कर सकते हैं। आप डिसाइड करें कि मुझे नहीं मरना है 60-70 साल की उम्र में, मुझे 120 साल तक जीना है। पॉसिबल होगा मेडिटेशन करके। सिर्फ मेडिटेशन नहीं, सिर्फ आप ये सोचेंगे हमारी विल पावर बैठ जाओ मेडिटेशन करने और बस डिसाइड कर लूं कि 120 साल जीना है और मैं जी लूंगी, वैसा नहीं होगा। मेरी विल पावर से मैं आपको अपने शरीर को भी उतना चुस्त रखना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी, माइंड, सोल सब पर काम करना पड़ेगा ताकि आप 120 साल तक जी पाए। या थैंक यू मैम। जैसा मैंने कल बताया था कि जो यूनिवर्स है वो आपकी सच्चाई जानती है। सो आप सीरियस है वो यूनिवर्स जानता है, आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, और 120 साल जीने के लिए वो यूनिवर्स को पता चल जाएगा और यूनिवर्स फिर उसे करना स्टार्ट करेगा। ओके, एक्चुअली कल का सेशन मैंने नहीं कर पाई थी, तो मेरे को एक क्वेश्चन करना था कि मैं 25 साल पहले। हेलो, कल के अभी ये सिर्फ फ्री विल के ऊपर या कोई क्वेश्चंस है तो अच्छा ठीक है, मैं फिर बाद में बात करता हूं। थैंक यू। फिर से इधर चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।
कल का आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद कभी लास्ट डे पूछिए। कविता जी हाँ, प्लीज करिए। कविता जी। हाँ कविता जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए ना कविता जी। आज नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? वानी तुम पूछ लो तब तक के। हाँ जी। स्नेहा मैम, जैसे आपने बोला कि हमारे पास फ्री विल की चॉइस है, तो जब सोल सोल अपना प्लान करती है, का गिफ्ट है। ऑल राइट, वी हैव अ गिफ्ट ऑफ फ्री विल, तो वो पॉइंट्स क्या है जो डिटरमाइन करते हैं कि हम एक स्टेज तक नॉन अवेयरनेस में नेगेटिव ही रिएक्ट करते चले जाएंगे? वो चीज कि वो क्या है जो डिटरमाइन करती है कि हमारे फ्री विल में हमारा क्या रिस्पॉन्स है? फ्री विल ही रहता है। और इसमें मैं जब बताऊंगी कि क्या क्या फैक्टर्स आते हैं जब हम सोल प्लान डिसाइड करते हैं, तो आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं अपने सोल प्लान को जो है चॉक आउट करने के पहले। सो उनमें से एक फैक्टर अगर जैसे कैसे समझाऊं मैं, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। हमारे पास्ट लाइफ का फैक्टर रहता है, हमारे जो है हमारे लर्निंग्स का फैक्टर रहता है, हमारे लेसन रहता है, कर्मों का फैक्टर रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर हम अपने सोल जर्नी को डिसाइड करते हैं और उसी हिसाब से हम अपनी जिंदगी डिसाइड करते हैं कि मुझे ये चीजें एक्सपीरियंस करनी है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, एक एग्जांपल बताऊं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंशियल होता है ये। अगर मैंने ये डिसाइड करा कि चलो मुझे एक डिसेबल्ड इंसान की तरह जिंदगी जीनी है, और आप डिसेबल्ड इंसान की तरह आप आ जाते हो, और आपके कोई माँ बाप होते हैं या आसपास में केयर टेकर्स होते हैं जो एज अ डिसेबल्ड पर्सन आपकी पूरी जिंदगी सेवा करते हैं, और आप वो डिसेबल्ड इंसान की जिंदगी जीते जीते आप ये सोचते हो कि अच्छा मैंने डिसेबल्ड इंसान की जिंदगी तो जी ली, अब देखते हैं कि किसी डिसेबल्ड पर्सन की सेवा करने में कैसा लगता है। सो आप फिर अपनी सब्सिक्वेंट लाइफ टाइम्स में ऐसा डिजाइन करोगे कि आपके बच्चे या आपके आसपास के लोग जो है वो डिसेबल होंगे और आप केयरटेकर बनकर वहां पर जाओगे। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। आप अगर फेमिनिज्म आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, या आप बहुत ज्यादा जो है डर, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हो अपने प्रीवियस लाइफ में, तो यू विल आप एक सिचुएशन अपनी लाइफ में डिजाइन करोगे जहां पर सेक्सुअल अब्यूज होगा, जहां पर रेप होगा, जहां पर आपको आपकी बाउंड्रीज को जो है वो ब्रेक किया जाएगा, और वहां से फिर आपकी फ्री विल की चॉइस आ जाती है कि इस सिचुएशन में आपको डाला गया है, इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम में डाला गया है, आपने अपने आप को डाला, और वहां से आप कैसे बिहेव करते हैं। यू हैव, और आप स्टोरीज पढ़ते हैं आसपास में, बहुत सारी औरतें ऐसा उनके साथ होता है तो जाकर सुसाइड कमिट कर लेती हैं, और बहुत सारी औरतें उन सिचुएशंस को लेकर एक इंस्पिरेशन बनती है दुनिया के लिए, एक मिसाल बन जाती है दुनिया के लिए। वो सबको जाकर बताती है अपने बारे में और लोगों को अवेयर करती है और बच्चों को और लड़कियों को इस चीज से बचाती हैं। सो यहाँ पर फ्री विल का चॉइस आपको क्लियरली दिखता है कि सेम सिचुएशन में लोग रहते हैं लेकिन उनकी जो चॉइसेस है वो कैसे डिफरेंट होती है। सो दैट इज हाउ इट डिटरमिन्स। और आप क्या चॉइसेस करेंगे, क्या फ्री विल के चॉइसेस करेंगे, कैसी आपकी लाइफ पैन आउट होगी, उसके ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो डिटरमिन होते हैं। जैसे जैसे आपकी सोल एज बढ़ती जाएगी आपके फ्री विल के चॉइसेस बेटर होते जाएंगे। जैसे मैंने एजेस डिस्कस किए थे, तो फ्री विल के चॉइसेस ऑटोमेटिकली वहां पर बेटर होते जाएंगे। सो मेनी फैक्टर्स डिटरमिन। थैंक यू। हाँ हरप्रीत जी। Yeah. हरप्रीत जी। हाँ जी, नमस्ते स्नेहा जी। नमस्ते। Just a question. जो आप आप कैमरा ठीक करिए मैडम, कैमरा ठीक करिए। कैमरा ओके। हाँ, आपकी मोबाइल थोड़ा, हाँ, yes, that's okay. So my question is this wisdom of incarnation जो आप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, do we remember in our next reincarnations? As ones? I mean any knowledge until we have today. So do we remember this knowledge in our next reincarnations? Yes, yes. हमारे पास सब कुछ रहता है, हमें सब कुछ याद रहता है जो भी है, एज एन वी चूज नॉट टू रिमेम्बर इट, लेकिन इंफॉर्मेशन सारी रहती है। आप प्रोसेसेस से, मेडिटेशन से आप उस इंफॉर्मेशन को। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। हाँ डॉक्टर सयाली जी। हेलो मैम।
हेलो। Yes, I had a question. You हम्म, said we choose our soul plan. तो हम क्या वो अगर एक अभी प्लान decide चूज नहीं, कंप्लीटली हमारा प्लान है। okay we plan it, right? So अगर अब हम डिसाइड करें, मैं डिसाइड करूँ कि क्या इसके आगे का सोल प्लान बदल सकता है इस लाइफ यस का? यस, हाँ कंप्लीटली बदल सकता है। How? बताऊंगी मैं सब्सिक्वेंट में। आपको अवेयरनेस डेवलप करनी है, मेडिटेशन करना है, चॉइसेस करने हैं, बहुत सारा कुछ है। इट इज कंप्लीटली पॉसिबल, कर सकते हैं। आपने क्या कहा, क्या चॉइसेस? मेडिटेशन करना है, चॉइसेस अपने जो है लाइफ में वो बेटर करने हैं, हैंडल कर रहे हैं, हार्डशिप्स को हैंडल करने हैं, वो आपको बेटर करना है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्स को आपकी सच्चाई पता है। आप बाहर बाहर कि मुझे अपने सोल प्लान को चेंज करना है, तो वो यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू बाय इट। आपके पूरे आपको ये चीज होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करके करना है, सो देन इट्स। थैंक यू। हाँ निहारिका। Hi, Auntie. Hello, Sneha. This is Niharika. Hi. My question is actually follow-up question to the previous question one of the masters asked. I'm actually getting this contradictory statement in my head that we say that we create a blueprint, a soul plan for a next birth when we take a birth, and when we take a birth, you said yesterday that it's like a clean slate. The first step is a clean slate. It's a clean slate, yeah? Yeah. So we create a new karmas and we can change the soul plan according to that? The first birth that we take is a clean slate. जैसे मैंने बताया, वो रोड्स पर दाग लगना स्टार्ट होते हैं, और इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग आवर लाइव्स, यहाँ पर अर्थ प्लेन्स में जब हम अपनी जिंदगियां जीना स्टार्ट करते हैं, करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है कि पूरा रोड काला हो चुका होता है, और फिर हमें रियलाइज होता है कि ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, एंड नाउ आई हैव टू मेक बेटर चॉइसेस, एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट क्लीनिंग इट अप अ लिटिल बिट. So then we start living the lives when we start cleaning up the mess that we've made. And eventually when we've done enough और हमने give back किया है उतना ज़्यादा, तो eventually the road starts getting cleaner and we then have the choice to not come back here anymore. Okay. Not as a transcendental soul? Transcendent souls are after the roads have been cleaned and they have done a lot of other work in the higher planes. Higher planes में जाकर भी बहुत सारा काम करना होता है. So anyone who is hopeful of ending the soul journeys in this lifetime, I'm giving the news that it's not possible. Okay. बहुत काम करना बाकी है. So yeah, I hope. It's like a bell curve. हम अपने कर्म को बढ़ाते जाते और फिर डिसॉल्व करना स्टार्ट कर. Okay, thank you so much. कविता जी. हाँ, अनम्यूट करिए. नमस्ते जी. हाँ नमस्ते जी, मुझे एक डाउट है, लाइक आप बोल रहे हैं कि हम अपना प्लान करके आते हैं, तो जैसे अभी सबके डेथ्स हो रहे हैं, लाइक किसी के साइक्लोन में हो जाते हैं, किसी के एक्सीडेंट्स में हो जाते हैं, तो वो सब भी हमने डिसाइड कर रखा होता है कि हम ऐसा ही मरना चाहते हैं. और वैसे साइक्लोन होते हैं तो बहुत लोग एक साथ मरते हैं, तो उन सब में भी जो प्लानिंग होती है वो सिर्फ सोल लेवल पर नहीं होती है. साइक्लोन में हो जाते हैं, किसी के एक्सीडेंट्स में हो जाते हैं, सोल लेवल पर भी होती है, हो जाता है, इतनी बीमारी होती है, सोल ग्रुप लेवल पर भी होती है, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेवल पर भी होती है. अभी कोरोना वायरस से सबसे लोग ज्यादा मर रहे हैं, और जितने भी लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं उन्होंने अपने सोल प्लान में वहां पर डिसाइड करा था कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पूरी दुनिया में ये ऐसा पैंडेमिक आएगा जिसका सहारा लेकर हम एग्जिट करेंगे हमारी जो बॉडी को, और उससे दुनिया को कुछ सिखाकर जाएंगे, दुनिया से कुछ सीख कर जाएंगे. सो ये पूरा का पूरा ये सब कुछ प्लान होता है. कलेक्टिवली भी हम प्लानिंग करते हैं. हम सिर्फ हमारी खुद की जिंदगी बस इंडिविजुअली हम आ गए और हमें अपनी जिंदगी जीना है और जाना है, वैसा नहीं होता है. बहुत सारे लेवल्स पर प्लानिंग चलती है, बहुत सारे लेवल्स पर. और एक छोटी सी बात, लाइक हम तीनों बहनें हैं, हम तीनों के बाद मेरी मम्मा को फिर कंसीव हुआ, तो उस टाइम एक बेटा था, पर वो
स्टमक में ही मर चुका था, 10 दिन हो चुके थे, पता नहीं चला था किसी को। जब उनको दर्द हुआ तो ऑपरेशन के लिए लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला बहुत रिस्क है, ये तो अभी मर जाएगी, चले जाएगी अभी। तो पर फिर भी उनको पता नहीं, भगवान ने, लाइक मेरे पापा ने एक मन्नत मानी थी कि मैं उन गुरु को मानूंगा और मेरी वाइफ की जीवन बख्श दो। और उसके बाद मेरी मम्मी जी थी। मैं जब 19 साल की थी तब तक मेरी मम्मी ने जिया था। और फिर मेरी बहन छोटी थी 15 साल की, और मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी 22 साल की, उस टाइम गुजर गई वो। 22 दिन पहले ही गुजरी वो, शादी से पहले। सब उन्होंने ही तैयारी की। मैडम थोड़ा शॉर्ट में पूछिए, पूरा आप कहानी मत बताइए। टाइम और वो गुजर, तो उनका जो ये लाइफ ज्यादा जो मिला, वो उनकी इच्छा थी कि मैं जीऊं अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे। उनकी इच्छा। कि 4 साल की थी मेरी छोटी बहन, 3 साल की उस टाइम। किसी गुरु, किसी बाबा, जैसे मैंने कहा कि किसी के भी लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये हमारी खुद की पर्सनल चॉइस है। तो वो आपकी माँ की पर्सनल चॉइस थी कि वो उन्होंने तकलीफ होते हुए भी अपनी लाइफ को एक्सटेंड करा ताकि उनके बच्चों को उनका सहारा मिल सके। थैंक यू। हाँ राजेश जी। हाँ मैम, प्रियंका हूँ मैं, हस्बैंड के नेम से। मैम ये पूछना चाह रही थी मैं कि जैसे एक इंसान का नेचर, बिहेवियर, उसकी सोच, या जैसे कोई इंसान सेंसिटिव होता है अपने आसपास की चीजों के लिए, कोई इनसेंसिटिव होता है, तो ये सब एक्सपीरियंसेस या ये सारी सीख, ये सारी चीजें हम अपने प्री बर्थ से लेके आते हैं। यस, नॉर्मल जो मोटा मोटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे प्री बर्थ से हम लेकर आते हैं। जैसे कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क है, हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप भाई बहन हैं तो आपको सेम सोचना है, मतलब बेसिक लेवल पे भी डिफरेंस रहता है। तो पेरेंट्स वही हैं, मतलब संस्कार वही है। ये बिल्कुल भी कहीं पर भी इट इज नॉट रूल, ऐसा कोई भी नहीं है कि आप भाई बहन हैं तो आपको सीधे सेम तरह का सोचना है, या आप माँ बाप हैं तो सेम तरह का सोचना है। इट्स नॉट, ये कंप्लीटली आपको और आगे क्लियर होता जाएगा मैम। जो भी आपकी जिंदगी में होता है एक रीजन के लिए होता है। आपको अपने जैसे, अपने से विपरीत अगर लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके जैसे, अपने ही जैसे लोग मिलते हैं तो जिंदगी थोड़ी इजी हो जाती है। जब विपरीत तरह के लोग मिलते हैं तभी हम अपने आप को चैलेंज करते हैं कि मैं सही हूं या वो सही है, मैं गलत हूं या वो गलत है। ये सारा सोच हमारे दिमाग में तभी आता है। सो इट्स ओके, इट्स गुड कि आपके जो भाई हैं वो आपसे विपरीत सोचते हैं, क्योंकि वो आप चैलेंज करते हैं, वो आपको अपने आप के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, वो आपको फूड फॉर थॉट देते हैं। सो विपरीत, जो आपसे विपरीत लोग आपके आसपास है तो ये अच्छा होता है। और ये कोई भी रूल नहीं है कि एक बच्चे के, एक माँ के अगर 3 बच्चे हैं तो वो लोग को सेम तरह से सोचना है या सेम तरह से अपनी जिंदगी जीनी है। इट्स नॉट पॉसिबल। और एक चीज और, जैसे मेरे भाई से भी मेरी नहीं बनती, मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो उन दोनों की भी, मेरे भाई मतलब आपस में उन दोनों की भी नहीं बनती। मतलब मैं एक तरीके से ट्रायंगल उसमें पोजीशन में रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के इतने इम्पोर्टेंट रिश्ते इतने उलझे हुए से क्यों हैं? मतलब ये क्या रीजन होता है? सबकी जिंदगी में रिश्ते जो है वो उलझे हुए होते हैं। उन्हें समझाना या उन्हें जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है। सो थिंक अबाउट इट कि क्यों है ऐसा आपके साथ, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनरली जो जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो जिन जिन लोगों के साथ हमारी दुश्मनी रही होती है, जिन जिन लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा एनिमिटी में रहते हैं अपनी लाइफ टाइम्स में, वो हमारे करीबी रिश्तेदार बनकर आना स्टार्ट होते हैं, ताकि हम उन सारे पैटर्न्स को और कर्म को रिलीज कर पाए। सो जनरली ऐसा होता है। ये आप अगेन हर एक इंसिडेंट में यही होगा वैसा नहीं होता। ओके, सो आगे आपको और क्लियर होता जाएगा। थैंक यू।
हाँ कृष्ण जी। हाँ कृष्ण जी बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। होगी। मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी जीवन में मैं 2-3 बार बिल्कुल मरते मरते बचा हूँ, तो क्या ये मेरा प्लान था या किसी ने बचाया है? किसी ने नहीं बचाया सर, आपने डिसाइड करा कि मुझे नहीं जाना है अभी। थैंक यू। सब इनकारनेशन जो जन्म लेते हैं क्या क्या करते हैं वो सब कुछ क्लियर हो गया है। तो रीइनकारनेशन के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे हम व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे होता है, कितने होते हैं। तो एवरेज 700 से 800 जिंदगियां हम सब जीते हैं। एवरेज में किसी की थोड़ी ज्यादा होती है, बहुत कम लोगों की होती है इससे कम। 700 से 800 जिंदगियां हमें जीनी पड़ती है। और जैसे मैंने कल बताया कि हर सोल स्टेज में 7 स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज में हमें 15 से 20 लाइफ टाइम्स जीने होते हैं। और आपको ऐसा लगता होगा कि अब पहले सारे इन्फेंट सोल की लाइफ टाइम्स जी हमने, बेबी सोल की लाइफ टाइम्स जी हमने, फिर यंग सोल की लाइफ टाइम्स जी हमने, फिर मैच्योर सोल की लाइफ टाइम्स जी, फिर ओल्ड सोल की। ऐसा नहीं होता है। सोल वर्ल्ड में जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से उसे डिजाइन करते हैं। अगर हम 3-4 लाइफ टाइम्स ओल्ड सोल की जी चुके हैं, टीचर बन चुके हैं, हीलर बन चुके हैं, हमको लगता है कि अरे यार सेम टाइप की लाइफ टाइम जी जी के हम बोर हो गए, अब चलो कुछ बदमाशी करके आते हैं, एक चोर बनते हैं, एक क्रिमिनल बनते हैं, एक डाकू बनते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। ये लीनियर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम अगर बेबी सोल, इन्फेंट सोल, बेबी सोल और यंग सोल की लाइफ टाइम्स जी चुके हैं तो उसके बाद हम सारे लाइफ टाइम्स जो है वो मैच्योर सोल, ओल्ड सोल की जिएंगे। ऐसा नहीं होता है। हम बहुत ही मिक्स करके और प्लेफुल तरीके से अपनी जिंदगियों को डिजाइन करते हैं। तो इस लाइफ में अगर मैंने एज अ हीलर या एज अ टीचर लेने का डिसाइड किया तो ऐसा नहीं है कि अब मेरी सारी जिंदगियां वैसी ही चलने वाली हैं। आई मैं डिसाइड की एक जिंदगी में चलो देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सन बनकर कैसा लगता है, या बिजनेसमैन बनकर कैसा लगता है, या पॉलिटिशियन बनकर कैसा लगता है, या किसी फेमस फिल्म एक्ट्रेस बनकर कैसा लगता है। सो इट इज अप टू मी। वो लीनियर नहीं होता है ग्राफ, बहुत ज्यादा सीधा नहीं होता है। हम अपने हिसाब से अपनी सोल जर्नी को जो है आगे बढ़ाते हैं जैसे हमारी जिंदगी में होता है। अब बहुत लोगों को देखेंगे कि 40 साल की उम्र में वो नई नई चीजें सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, पढ़ने जाते हैं और नई चीजें सीखते हैं। तो वैसा ही होता है हमारी सोल जर्नी में कि हम ओल्ड हो जाते हैं, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं कुछ चीजें बाकी रह गई है बचपन की सीखनी, तो चलो हम वापस जाकर सीख कर आते हैं। सो ऐसा ही होता है। और जैसे सबको मैंने बताया कि हमें ये पावर है, हम अपने लाइफ को शॉर्टन या एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने ये अपनी लाइफ में डिसाइड करा था क्योंकि मैं बचपन से मुझे लगता था कि 60-65 इयर्स से ज्यादा मैं जीने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अनहेल्दी रहती थी और मुझे लाइफ में कोई मीनिंग नहीं लगता था। और जब स्पिरिचुअलिटी में आई, जब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा, तो मैंने बोला नहीं वेस्ट नहीं करना मुझे अपनी जिंदगी, और एटलीस्ट 100 साल मुझे जीना है। और 100 साल जीने के लिए जो भी एफर्ट चाहिए वो सब कुछ मैं जो है करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरा शरीर चुस्त रहे, मेरा मन चुस्त रहे और मैं मेडिटेशन करती रहूं, ये सब कुछ, ये सारे स्टेप्स मैंने लेने स्टार्ट करे हैं। सो इट इज अप टू यू, ये आप कर सकते हैं। और मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि आप इस जिंदगी में आ चुके हैं, प्लीज 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 पूरी तरह से जिएं और एक भी मोमेंट वेस्ट ना करें। और थैंक यू बोले सृष्टि को कि आपको अपॉर्चुनिटी दी ये जिंदगी जीने के लिए। अपनी जिंदगी को कोसना बंद करें इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। मैं एक सेशन पूरा ले सकती हूँ अपने जिंदगी की डिफिकल्टीज के बारे में डिस्कस करके, आप सबको बता के। एंड आई एम श्योर आप सबकी डिफिकल्टीज जो होगी वो सारी डिफिकल्टीज मेरी जिंदगी में है। कुछ मैं बताती हूँ चलिए आपको। मेरे फादर एक अल्कोहलिक हैं। मेरे जो ससुराल में जो फैमिली है वो बहुत प्यारी है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मुझे सेक्सुअल अब्यूज का
सामना करना पड़ा है। मेरे भाई से मेरी अनबन हमेशा रहती है, हम बहुत प्यार भी करते हैं, हम भाई से झगड़ा भी बहुत होता है, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मेरे मम्मी पापा को मुझे बहुत संभालना पड़ता है, फिर यहाँ घर पे भी जब ससुराल में होती हूँ, मैं बड़ी हूँ, तो मुझे बहुत समय सैक्रिफाइसेस करके निकलना पड़ता है। और सो प्रॉब्लम्स हर एक की जिंदगी में होते हैं। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिचुअली एडवांस्ड हूँ तो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और मुझे बेबीज नहीं हुए, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरी जिंदगी में। मैंने अपने आप को बहुत तकलीफ दी, IVF, मल्टीपल IVF, बहुत मेडिसिन, और मैं सिर्फ 38 साल की उम्र की हूँ, मुझे मेरा यूट्रस रिमूव करवाना पड़ा क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। तो कंप्लीटली जो जिंदगी होती है वो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें। सो उसके बारे में उसको पूरा का पूरा डट के जिए एंड ब्रिंग इट ऑन वाला जो जज्बा है उसे लेकर जिए। डोंट अब रीइंकार्नेशन की बात कर रहे हैं तो हम इमॉर्टल बीइंग्स जो हैं हमारे आसपास उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सो ये जो कुछ लिखे हैं मैंने, हिंदू धर्म के हिसाब से 7 इमॉर्टल बीइंग्स है। अश्वत्थामा, महाबली, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। ये सारे लोगों को वरदान या श्राप है कि ये सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे, और ये हिंदू माइथोलॉजी या सनातन धर्म के हिसाब से है। और भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो मानते हैं कि कोई कोई इमॉर्टल बीइंग्स हैं, जैसे ज़्यूस, उदारा, तिथोनस, गलाहाड, महाअवतार बाबा जी के बारे में हम सब जानते हैं, ओलुम्बा, ये बहुत सारे कल्चर्स हैं पृथ्वी पर जो मानते हैं कि इमॉर्टल बीइंग्स हैं, और इमॉर्टल बीइंग्स हमेशा रहते हैं हमारे आसपास। और ये पॉसिबल है, ये आप मैं भी कर सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा वननेस है, कोई भी सेपरेशन नहीं है। सो जो पावर इन सारी एंटिटीज में है वो हमारे अंदर भी है, हम सिर्फ उसे जान नहीं पा रहे, उसे पहचान नहीं पा रहे। एंड द ओनली वे, एक ही रास्ता जो उसे पहचानने का, वो है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन करें, अपने आप के अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, उसे अनलीश करें, और हो सकता है आप में से कोई या मैं या हम में से कोई एक इमॉर्टल बीइंग बनकर दिखा सके और हमेशा के लिए। सो दुनिया जो है वो इतनी भी खराब नहीं है। ये सारे, इसमें से अश्वत्थामा को छोड़ के और बाकी 6 ने चूज करा है यहाँ पर रहना, हनुमान ने चूज करा है यहाँ पर रहना, परशुराम ने चूज करा है यहाँ पर रहना। सो पृथ्वी इतनी भी खराब नहीं है, और जितना भी हम उसे गाली मार ले और जितना हमें उस यहाँ से निकल जाने की जल्दी होती है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेन। प्लीज एंजॉय योर टाइम हियर, और उसे रिग्रेट ना करें, अपनी जिंदगी को रिग्रेट ना करें। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना। अब I'll take questions, but please keep it short because आज मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, मुझे थोड़ा वॉमिटिंग का वो हो रहा है। So just close it. If अगर किसी के पास कोई important question है तो वो ले लेंगे, otherwise we'll close the session today. I'm sorry, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है आज। ठीक है स्नेहा जी, बिल्कुल आपकी सेहत का हमें भी उतना ही ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स लोग कुछ आपके नंबर चाह रहे थे, मुझे व्हाट्सएप में पर्सनल भी कर रहे थे पर मैंने नहीं दिया। अगर आप प्लीज उनसे पूछ ले कि किस रीजन से नंबर्स चाह रहे हैं। देखिए, अगर उनको थेरेपी की सेशंस चाहिए तो इस टाइम पे थेरेपी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये थेरेपी जो होती है वो फिजिकली ही करनी होती है। और उनको अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। फोन मैं चाहूंगी कि अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो कॉल ना करें। व्हाट्सएप पे अगर मुझसे कुछ पूछना है तो I'll answer, बट इफ इट्स नॉट नीडेड, क्योंकि मेरी जिंदगी है एक अपार्ट फ्रॉम जो यहाँ पर मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, और मेरी बेबी है, मेरा बच्चा है, उसे मुझे टाइम देना होता है। सो इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट प्लीज यहाँ पूछ आप कितना भी कह दीजिए, आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगा पर उनके लिए बहुत बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं स्नेहा जी। तो मेरे ख्याल से आप नंबर नहीं दीजिए, नहीं, या तो ईमेल एड्रेस ले लीजिए और ईमेल एड्रेस पे उनको लिखकर भेजना है तो आई विल रिस्पॉन्ड ऑन राइटिंग। मैं फोन कॉल ऐसे भी मुझे, आप मम्मी है मेरी यहाँ पर, उनसे पूछ सकते हैं। मैं मम्मी से ही बात नहीं करती हूँ और बोलती हूँ मुझे नहीं करना बात, आई कांट टॉक ऑन द फोन एट ऑल, सो आई एम सॉरी फॉर दैट।
but that's how I am. ठीक है, मुझे आप अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं ग्रुप में मैं मेल आईडी यहाँ पर मैं शेयर कर देती हूँ फॉर एवरीवन, दैट्स ओके, क्योंकि वो आप लिखकर मुझे कुछ भी पूछेंगे, आई विल रिवर्ट बैक, और प्लीज गिव मी सम टाइम टू आप ये मैंने शायद प्राइवेटली मैसेज कर दिया, जस्ट अ मिनट। यस, सो निशा जी आपको पूछना था, तो जो जरूरी है क्वेश्चन आज पूछिए, नहीं तो हम बिल्कुल आराम करने देना चाहते हैं कि स्नेहा जी आराम करें। मैम एक वो स्पिरिट गाइड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मैम, बस लास्ट। हमारे पास हमेशा जैसे आप ये समझिए, हमारे पास हमेशा जो स्पिरिट गाइड्स हैं या गार्डियन एंजल्स होते हैं या जो भी, या आपके भगवान जो होते हैं, जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाना चाहें, वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं और इनकी अनुभूति हमें अपनी आम जिंदगी में होती है। स्पेशली जैसे मुझे जब मैं ड्राइव करती हूँ तो बहुत ज्यादा, और स्पेशली जब मैं अकेली रहती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो दिमाग है या मन है वो कहीं और चला जाता है, ड्राइव पर फोकस नहीं रहता, अचानक से बहुत एक क्लोज कॉल होता है और साइड से कुछ चला जाता है और वहां पर ऐसा किसी ने मुझे बचाया, यस मैम, जो है गार्ड किया। तो ये अनुभूति जो होती है ये स्पिरिट गाइड्स की होती है। ये पर्सनल होते हैं क्या मैम? हाँ, पर्सनल होते हैं, यस, 3 से 4 होते हैं सबके पास। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ किशोर जी, अनम्यूट करिए। मेरे कल का सवाल था, कल का बाकी सवाल था, कल वाला। हाँ, आपने जो बताया ना सोल एक्सटेंशन होता है, तो जैसे जोड़ो बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे, तो क्या वो सोल एक्सटेंशन बच्चे होते जो उनकी अलग, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी अलग सोल प्लानिंग होती है। वो लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, उनका कुछ ना कुछ पीछे का रहता है आपस में कि हमें ये इतना ज्यादा करीब रहना है कि हम अपनी लाइफ में इसको हील कर सके। जैसे मैं अगर ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरी और मेरी मम्मी के साथ मैंने बहुत सारे लाइफ टाइम्स देखे हैं जहां पर मेरी मम्मी ने ऐसा रोल प्ले करा जहां पर उन्होंने मेरे बच्चों को मारा है या मेरा गर्भपात किया है या मुझे मेरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको डैमेज करने की कोशिश करी है। और ये सारी जिन भी लाइफ टाइम्स में मैंने देखा, जो मेरे साथ ये कर रहा था वो मेरी मम्मी थी, लेकिन इस लाइफ टाइम में वो मेरी माँ बनकर और हम माँ बेटी के रिश्ते में आए यहाँ पर, और इस लाइफ टाइम में अगेन मुझे वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े जहां पर मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे और मम्मी कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करती थी कि मुझसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से मेरी बेटी को इतना तकलीफ हो रहा है। फिर जब मैंने वो लाइफ टाइम्स को रिसर्फेस किए कि ये ऐसा था, फिर मैंने क्वेश्चन करा कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इस बार मेरी मम्मी बहुत लविंग है और जो मेरी बेटी भी मेरी जिंदगी में आई है वो मेरी मम्मी की वजह से आई है। उन्होंने लिटरली मुझे घसीट कर जो है वो आश्रम लेकर गई थी, मुझे, मैं जाने के लिए राजी नहीं थी। सो ये कर्म जो है वो डिसॉल्व होता दिखाई देता है, ये जो साइकिल है वो कंप्लीट होती दिखाई देती है कि वी हैव हील्ड जो भी हुआ है। सो जो ट्विन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ पास बैगेज लेकर आते हैं कि, और उन्हें इतनी प्रॉक्सिमिटी में रहना होता है कि वो उस चीज को हील कर सके। अच्छा, नहीं, मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे परिवार में मेरे वो एक जैसे दिखते वो, हाँ, आइडेंटिटी होते हैं, और वो ऐसे था कि जब एक की शादी होने वाली थी तो दूसरा भाई पहुंच गया वहां पे, पहचान नहीं पाई कौन है, तो ऐसा भी हो। हाँ, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जैसे मैंने कल बोला था कि एक सोल 2 बॉडीज में भी इनहिबिट होता है कभी कभी। हाँ, वही पूछ रहा था। राधा कृष्ण होते हैं, जैसे राधा कृष्ण हम कहते हैं कि एक जान है, तो वैसा भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ओके, वही, थैंक यू। किसी को पूछना था, एक क्वेश्चन था चैट में, कोई पूछना तैयार है? एक क्वेश्चन मुझे पर्सनल भेजा गया था, आप पूछ दीजिए। कि क्या 2 ट्विन बच्चे सेम सोल को ही शेयर करते हैं? जरूरी नहीं है, इट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, जरूरी नहीं है। आइडेंटिकल ट्विन्स या फ्रेटर्नल ट्विन्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। तो उसके लिए पूछा, आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए वुड लाइक टू नो फॉर बोथ टाइप्स
मतलब ये फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में भी पूछना चाह रही हैं। ये जो है ना, ये जो भी है, फ्रेटर्नल ट्विंस हो या आइडेंटिकल ट्विंस हो, उससे मतलब नहीं है। ये हो सकता है कि किशोर जी और मेरा सोल सेम हो और हम अलग अलग जगह पर स्टे कर रहे हैं, अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं, लेकिन वी आर द एक्सटेंशन ऑफ द सेम सोल। इट इज पॉसिबल। सो पॉसिबिलिटीज मिलियंस में है। ये ऐसा नहीं है कि कोई जनरल आप इसमें एक फॉर्मूला बैठा सकते हैं। इट इज कंप्लीटली अप टू द सोल। ये कैसे अपने आप को ऑपरेट करना चाहते हैं, किस तरह की एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, उसी हिसाब से अपनी जिंदगी प्लान करते हैं। सो कहीं पर पॉसिबल हो सकता है, कहीं पर नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू टेक एनी क्वेश्चंस। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वील टेक क्वेश्चंस टुमारो। जो जिन लोगों ने भी रेस किया है हैंड, आई एम सॉरी, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। बट हाँ स्नेहा जी, आप बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बहुत थैंक्स की उसके बावजूद आप आई और सेशन ली, तो थैंक यू वेरी मच। और फिर कल का टॉपिक के साथ हम फिर जुड़ेंगे, और जो भी क्वेश्चन आज के 2-3 रह गए हैं, 1 या 2 ही है, तो फिर कल कंटिन्यू। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। थैंक यू।